गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ने जा रहे हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी हम किसे डिफाइन करेंगे? तो इकोलॉजी बायोलॉजी का वह ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में जो होने वाले इंटरेक्शंस होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इकोलॉजी टर्म जो है वो दिया गया था साइंटिस्ट ईपी ओडम के द्वारा, और फादर ऑफ इकोलॉजी कहलाते हैं राइटर। इकोलॉजी अगर हम इसको टू पार्ट में ब्रेक कर दें तो इको का मतलब सिंपल मीनिंग एनवायरनमेंट होता है और लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी। अगर इसी इको के ग्रीक वर्ड के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है ओइकोस, जिसका मतलब होता है हाउस, यानी कि हाउस की स्टडी की जाए तो वो भी क्या कहलाता है? इकोलॉजी। ये इसका ग्रीक वर्ड है ओइकोस, हाउस। फादर ऑफ इकोलॉजी है राइटर, उसी टाइप से फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी तो यहाँ पर हो जाएंगे प्रोफेसर आर डी मिश्रा, रामदेव मिश्रा जो है वो इंडियन इकोलॉजी के फादर कहते हैं। तो इकोलॉजी की सबसे पहले डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, वो क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में होने वाले इंटरेक्शंस की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? इकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की की। इकोलॉजिकल हायरार्की का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे इकोलॉजी की छोटी से बड़ी यूनिट। इकोलॉजिकल हायरार्की, और इसमें हम पढ़ेंगे इकोलॉजी की सबसे छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट। तो सबसे पहले इकोलॉजी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो है ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट वर्ड जो है ऑर्गेनिज्म। कैसे डिफाइन करेंगे हम ऑर्गेनिज्म को? एनी लिविंग बीइंग प्रेजेंट इन नेचर इज नोन एज ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नेचर में प्रेजेंट है उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म कहेंगे। चाहे वो छोटा हो सकता है चाहे वो बड़ा हो सकता है। तो लिविंग बीइंग जैसे बैक्टीरिया है तो वो भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा इकोलॉजी में। प्लांट भी यहाँ पर क्या कहलाएगा? इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। तो एनिमल भी क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो गई? बेसिक यूनिट हो गई इकोलॉजी की। उससे इसके साथ साथ ये जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट भी है इकोलॉजी की। ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिक यूनिट है और स्मॉलेस्ट यूनिट है इकोलॉजी की। तो उसके बाद हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। नेक्स्ट टर्म पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसे कहेंगे? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज living in a particular area for a particular time period is known as population. Population का मतलब क्या हुआ कि सेम स्पीशीज के मेंबर किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रहते हैं तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज का ग्रुप किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रहता है तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब बात करते हैं स्पीशीज की। स्पीशीज किसे कहेंगे? तो वो ऑर्गेनिज्म जो आपस में जिनमें आपस में नेचुरल इंटरब्रीडिंग पॉसिबल है वो क्या कहलाएंगे? सेम स्पीशीज के मेंबर कहलाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जांपल की तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ह्यूमन पॉपुलेशन, डॉग पॉपुलेशन। सेम स्पीशीज के मेंबर्स का ग्रुप जो होता है वो क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहलाता है। तो ये यहाँ पर सेकंड यूनिट हो गई इकोलॉजी। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट की बात करेंगे वो है कम्युनिटी। कम्युनिटी किसे कहेंगे? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम की जगह पर क्या हो जाएगा? डिफरेंट स्पीशीज।
group of individuals of different species living in a particular area for a particular time period is known as community। तो इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा कि हम यहाँ पर एक स्पीशीज की बात कर रहे थे, यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज की बात करेंगे, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का ग्रुप भी क्या कहलाएगा, कम्युनिटी कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्पीशीज की बात करें और यहाँ पर हम किसकी बात करें, डिफरेंट स्पीशीज। तो ये हो गया हमारे पास कम्युनिटी, ये हमारे पास थी कम्युनिटी इक्वलिटी थी। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट की बात करते हैं, वो है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम वो एरिया जहां पर कम्युनिटी का एनवायरनमेंट के साथ में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। तो वो एरिया जहां पर इंटरेक्शन होता है किसका, कम्युनिटी का एनवायरनमेंट के साथ में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। इकोसिस्टम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि इकोसिस्टम क्या है और इसके कैसे कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ये हमारे पास फोर्थ यूनिट थी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद आते हैं हम बड़ी यूनिट की ओर जा रहे हैं, बायोम। तो बायोम किसे कहेंगे, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, बायोम का फॉर्मेशन करते हैं। अगर यहाँ पर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा फॉरेस्ट, डेजर्ट, ये क्या कहलाएंगे, बायोम कहलाएंगे। यानी कि फॉरेस्ट में, डेजर्ट में कई सारे इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में वहां पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी होगा, ग्रास भी होगा, इसके अलावा वहां पर पॉन्ड भी होगा, तो वहां पर एक्वेटिक इकोसिस्टम भी आ गया। तो अलग अलग इकोसिस्टम का जो ग्रुप होता है वो मिलकर के इसका फॉर्मेशन करता है, बायोम का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया फॉरेस्ट, डेजर्ट, यहाँ पर जो है वो क्या हो गए, अलग अलग इकोसिस्टम प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट लार्जर यूनिट की बात करते हैं, वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है ये लास्ट यूनिट है किसकी, इकोलॉजी की, और ये लार्जेस्ट यूनिट भी है, लास्ट एंड लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर का मतलब अर्थ। ग्रुप ऑफ डिफरेंट बायोम, बहुत सारे बायोम मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर क्या हो गया यहाँ पर अर्थ। तो पूरा अर्थ जो है वो क्या कहलाता है, एक बायोस्फीयर कहलाएगा। तो इस टाइप से हमने इकोलॉजिकल हायरार्की में 6 यूनिट पढ़ी है। आपको ये 6 यूनिट ध्यान में रखनी, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर, ये छोटी सी बड़ी यूनिट्स। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर बायोम्स विद एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, कि अलग अलग बायोम्स का किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है अर्थ पर
तो वहां पर वो एक ग्राफ के द्वारा हम समझते हैं। हमारी बुक में भी एक ग्राफ दे रखा है कि कैसे अलग अलग बायोम्स जो है वो प्रेजेंट है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। इधर हम ले लेंगे मीन टेम्परेचर और यहाँ पर हम लेंगे मीन प्रेसिपिटेशन। मीन प्रेसिपिटेशन और यहाँ पर हमने ले लिया मीन टेम्परेचर। अब हम बात की करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोम्स की कि अलग अलग बायोम्स कैसे प्रेजेंट है अर्थ पर। मीन टेम्परेचर और दूसरा हम एक ग्राफ इसके लिए प्लॉट कर रहे हैं मीन प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में दोनों चीजें आ जाएगी, रेन एंड स्नो, दोनों मिलके ही क्या कहलाते हैं प्रेसिपिटेशन, दोनों इंक्लूड किए जाते हैं प्रेसिपिटेशन में, रेन एंड स्नो। तो यहाँ पर अलग अलग बायोम्स की हम बात करें, जैसे ये हमारे पास 0 डिग्री हो गया टेम्परेचर, 5 डिग्री, 25, ये यहाँ पर हमने टेम्परेचर की बात की है। और यहाँ पर हम एनुअल रेनफॉल की बात करते हैं सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जैसे कि कुछ बायोम्स हाई टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर वाले एरिया में, कुछ बहुत ही लो टेम्परेचर वाले एरिया में बायोम्स ऐसे फैले हैं और रेनफॉल का भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। सबसे पहला अल्पाइन एंड आर्कटिक टुंड्रा। अल्पाइन एंड आर्कटिक टुंड्रा बायोम जो है, ये जो होता है इसमें टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और इसमें जो है वो रेनफॉल भी कम ही होती है, ज्यादा रेनफॉल नहीं होती और टेम्परेचर भी बहुत कम होता है अल्पाइन और आर्कटिक टुंड्रा बायोम के अंदर। इसमें जो है वो बड़े ट्रीज नहीं होते, ग्रास प्लांट जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसी टाइप से यहाँ पर जो दूसरा जो बायोम दिख रहा है, जो एक हायर टेम्परेचर की ओर गया हुआ है लो टेम्परेचर से, वो है ग्रासलैंड या फिर हम इसको कहेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसमें रेनफॉल भी ज्यादा होती है, टेम्परेचर भी क्या होता है ज्यादा होता है। वो हमारा जो बायोम होता है वो क्या कहलाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाता है। इसमें बायोडाइवर्सिटी क्या होती है मैक्सिमम होती है। तो उसके बाद देखिए हमने बात की थी डेजर्ट की, तो यहाँ पर ये जो बायोम है वो कौन सा बायोम है डेजर्ट बायोम है। इसमें एवरेज जो टेम्परेचर है वो भी कितना है 5 डिग्री से अबव है और लोवेस्ट टेम्परेचर भी 5 डिग्री से अबव, हायर भी कितना है 50 डिग्री के आसपास है, उससे अबव टेम्परेचर। और रेनफॉल क्या है बिल्कुल भी यहाँ पर कम है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है बायोम्स का टेम्परेचर के साथ में जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन देगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हैबिटेट एंड निकी। ये जो है वो हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हैबिटेट एंड निकी। सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटेट की, सिंपल टॉपिक के बारे में। हैबिटेट किसे कहेंगे, तो वो प्लेस या वो एरिया जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे हैबिटेट कहेंगे। अगर हम बहुत सिंपल टर्म में कहें हैबिटेट के बारे में तो हैबिटेट क्या हो जाएगा होम ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जहां पर वो रह रहा है वो क्या है उसका हैबिटेट है। हैबिटेट में सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, एबायोटिक और बायोटिक। कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर एरिया में सरवाइव कर रहा है तो इसका मतलब वह सारे एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, वो बायोटिक फैक्टर्स भी होंगे और वो एबायोटिक फैक्टर्स भी होंगे। एबायोटिक फैक्टर्स जैसे सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया, ये तो क्या होंगे वहां के एबायोटिक फैक्टर्स। और बायोटिक फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म,
जो प्लांट है, एनिमल है, उनके साथ में जो उसका इंटरेक्शन है वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, उसका हैबिटेट करेगा। तो हैबिटेट क्या हो गया, एक एरिया हो गया जहां पर वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, हैबिटेट। हैबिटेट में एक छोटा सा टर्म और आता है, माइक्रो हैबिटेट। अब माइक्रो हैबिटेट क्या होता है, तो माइक्रो हैबिटेट का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करता है, तो वहां पर उसे हम कहेंगे माइक्रो हैबिटेट। जैसे कि कोई वेल है, वेल के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं बार्निकल वगैरह छोटे छोटे, तो उनको अपन वो वहां पर उन छोटे स्मॉल एनिमल्स के लिए जो हैबिटेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेल की जो बैग है वो क्या हो जाएगी, वहां पर उनका हैबिटेट हो जाएगा। तो माइक्रो हैबिटेट, छोटे हैबिटेट के बारे में जो बात की जाए वो माइक्रो हैबिटेट कहलाता है। तो ये था सिंपल सा टर्म हैबिटेट। दूसरा है निके। निके या इसको नीच भी बोलते हैं। निके क्या होता है, फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एनवायरमेंट इज नोन एज निके। फंक्शनल रोल किसी भी ऑर्गेनिज्म का उस एनवायरमेंट के अंदर, उस हैबिटेट के अंदर उसका क्या वर्क है, उसका क्या फंक्शन है, वह क्या कहलाता है, निके कहलाता है। अलग अलग स्पीशीज के लिए निके अलग अलग होता है, यानी कि हर एक स्पीशीज का, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है एनवायरमेंट के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, निके बोलते हैं। हम निके के दो मेजर टाइप्स के बारे में बात करते हैं। चलिए, सबसे पहला है फंडामेंटल निके और दूसरा है रियलिस्टिक निके। फंडामेंटल निके एंड रियलिस्टिक निके। फंडामेंटल निके क्या है, जैसे ये एरिया है, ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म है जो इस एरिया में है, तो यहाँ पर इसका जो निके जो होगा, यानी कि ये किस एरिया में, किस एरिया तक थ्योरेटिकली सर्वाइव कर सकता है, तो इस पूरे एरिया में सर्वाइव कर सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, फंडामेंटल निके। मतलब यहाँ पर हमने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस को नहीं देखा है कि यहाँ पर कंपटीशन, यहाँ पे दूसरे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो ये यहाँ पर नहीं जाएगा या कम जाएगा, ये बात हमने यहाँ पर कंसीडर नहीं की। तो फंडामेंटल निके क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकली पूरा इकोसिस्टम जहां तक वो रह सकता है वो क्या कहलाएगा, वहां पर फंडामेंटल निके कहलाएगा। अगर हम रियलिस्टिक निके की बात करें, तो रियलिस्टिक निके क्या है, जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म इस इतने एरिया तक ही सर्वाइव कर सकता है, इसके आगे ये नहीं जा सकता कंपटीशन के कारण, तो ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, रियलिस्टिक निके। रियलिस्टिक निके मतलब वो कितने एरिया तक सर्वाइव कर रहा है, कितने एरिया तक अपनी फुलफिल को कंप्लीट कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, रियलिस्टिक निके। जबकि फंडामेंटल निके क्या हो जाएगा, पूरा एरिया थ्योरेटिकली वो कितने एरिया तक सर्वाइव कर सकता है, वो क्या कहलाएगा, उसका फंडामेंटल निके। तो ये तो दो बेसिक टाइप्स थे निके के, फंडामेंटल निके एंड रियलिस्टिक निके। एक में तो कोई कंपटीशन कंसीडर नहीं किया गया है और दूसरे में कंपटीशन कंसीडर करके बात की गई है रियलिस्टिक। निके को और 3 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है स्पेटियल निके। इसका मतलब क्या है, तो स्पेटियल निके का मतलब होता है फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी हैबिटेट में उसके द्वारा जो स्पेस कवर किया गया है उसको अपन क्या बोलेंगे, स्पेटियल निके। जितने एरिया तक वो, जितना एरिया वो कवर कर रहा है, जिस एरिया में वो सर्वाइव कर रहा है एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, वो क्या कहलाएगा, स्पेटियल निके। फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज स्पेटियल निके। दूसरा है ट्रॉपिक निके। ट्रॉपिक निके क्या होगा,
तो ट्रॉपिक नीचे किसे कहेंगे? तो ऑर्गेनिज्म ने कौन सा ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई किया हुआ है वो क्या कराएगा? ट्रॉपिक नीचे कराएगा। जैसे कि वो हर्बीवोर है, वो कार्निवोर है या टॉप कार्निवोर है, मतलब ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसने कौन सा ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई किया हुआ है वो वहां पर क्या कहलाएगा? ट्रॉपिक नीचे कहलाएगा। तीसरा आता है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल और हाइपरबोलिक नीचे। मल्टी डायमेंशनल नीचे क्या होता है? तो हम किसे कहेंगे? तो एंटायर इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम जहां पर सारे बायोटिक फैक्टर्स को सबको कंसीडर किया जाए वह क्या कहलाएगा? मल्टी डायमेंशनल नीचे कहलाएगा। कोई भी हैबिटेट है जिसमें वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है वहां पर सारे एनवायरमेंटल फैक्टर, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों को ही कंसीडर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? मल्टी डायमेंशनल नीचे कहलाएगा। तो नीचे का मतलब हमने क्या समझा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का उस हैबिटेट के अंदर है वो क्या कहलाता है? नीचे कहलाता है। कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स होंगे, अगर उन्हें किसी हैबिटेट में सर्वाइव करना है तो वहां पर क्या होगा? वो उनकी जो है एक्टिविटीज होगी वो क्या होगी? डिफर होगी, जिससे वो आसानी से उस एरिया में सर्वाइव कर सकते। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें, बर्ड्स हैं, अलग अलग स्पीशीज है, उनको एक ही एरिया में सर्वाइव करना है तो उनमें क्या हो सकता है? ईटिंग जो हैबिटेट है वो क्या हो? ईटिंग हैबिट क्या होगी? डिपेंड होगी, यानी कि वो कोई फ्रूट ईटिंग होगी, कोई सीड ईटिंग होगी। तो अगर उनका हैबिटेट उन्होंने चेंज कर लिया है तो वो वहां पर सर्वाइव कर पाएंगे। तो एक ही स्पीशीज के मेंबर है और अगर वो अपने हैबिटेट को, अपने फॉरेनिंग ईटिंग टाइम को चेंज कर लेते हैं तो वहां पर क्या कर पाते हैं? सर्वाइव कर पाते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या रोल परफॉर्म करता है वो क्या कहलाएगा? वहां पर निके कहलाएगा। और हमने निके के टाइप्स पढ़े, फिजिकल स्पेस वाला जो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो स्पेशियल निके, कौन से ट्रॉपिक लेवल पर है तो ट्रॉपिक निके, और पूरा एंटायर इकोसिस्टम को कंसीडर करते हैं मल्टी डायमेंशनल निके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर्स है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं या उनका इंटरेक्शन होता है पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर? तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो एबायोटिक फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो है टेम्परेचर। फर्स्ट एबायोटिक फैक्टर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है? टेम्परेचर। एबायोटिक का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग, और डिबायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग बीइंग्स। तो सबसे पहला जो है फैक्टर एबायोटिक वो है टेम्परेचर। हमें मालूम है कि सन जो है वो लाइट और टेम्परेचर दोनों का ही सोर्स है। तो सोर्स यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर का सन। टेम्परेचर के बारे में बात करें तो टेम्परेचर जो है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाए तो क्या होता है? कंटिन्यूसली वो डिक्रीज होता है। प्लेन से हाइट की ओर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। इक्वेटर से पोल्स की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी कई सारी जगह ऐसी है जहां पर टेम्परेचर 0 से भी कम है, तो कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर 100 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर, कुछ जगह पर तो 0 से भी कम है और कुछ जगह ऐसी है जहां पर 100 डिग्री से भी ज्यादा है, और कुछ जगह ऐसी है जहां पर एवरेज टेम्परेचर भी है, जैसे कि
25 डिग्री से लगाकर 45 डिग्री तक का नॉर्मल टेम्परेचर भी है। तो टेम्परेचर वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, 0 से कम वाले भी है, 100 से ज्यादा वाले प्लेस भी है और नॉर्मल टेम्परेचर वाले एरिया भी है। हमने देखा है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाते हैं, बिलो 0 और 100 से अबव। वो वाले कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो है मोनेरा ग्रुप के ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, जहां पर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता है, ऐसे टेम्परेचर्स में सर्वाइव कर पाते हैं मोनेरा किंगडम के बैक्टीरिया। और हम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो दो टर्म ध्यान रखने वाली है, यूनिथर्मल और सेकंड है स्टेनोथर्मल। दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिथर्मल और एनिमल्स, और दूसरे होंगे स्टेनोथर्मल। यूनिथर्मल क्या होंगे? तो वो ऑर्गेनिज्म जो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? यूनिथर्मल। और वो ऑर्गेनिज्म जो टेम्परेचर की नैरो रेंज में ही सर्वाइव कर पाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? स्टेनोथर्मल बोलेंगे। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यूनिथर्मल और स्टेनोथर्मल, डेफिनेशन में पूछा जा सकता है। वाइड रेंज का मतलब क्या हुआ कि 0 से लगाकर 100 तक सर्वाइव कर सकता है किसी भी टेम्परेचर पर, तो वो क्या कराएंगे? वाइड रेंज हो गई 100 डिग्री की। और यहाँ पर जैसे कि कोई 20 डिग्री से 50 डिग्री तक ही सर्वाइव कर पा रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगी? एक नैरो रेंज हो जाएगी। तो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में जो सर्वाइव करते हैं वो स्टेनोथर्मल कहलाते हैं, और वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में जो सर्वाइव करते हैं वो क्या बोलते हैं? यूनिथर्मल बोलते हैं। अगर हम टेम्परेचर के फंक्शन के बारे में बात करें तो टेम्परेचर क्या करता है? एंजाइम रेट को अफेक्ट करता है। हम एंजाइम की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, तो एंजाइम जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं? तो टेम्परेचर भी एक फैक्टर है जो एंजाइम को अफेक्ट करता है, यानी कि कोई भी रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, वहां पर एंजाइम यूज हो रहा है और वहां पर एंजाइम काम कर रहा है, तो वहां पर टेम्परेचर भी एक फैक्टर है जो उस रिएक्शन को अफेक्ट करता है। कैसे? हम जानते हैं कि अगर बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर होता है तो एंजाइम्स क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो एंजाइम्स क्या हो जाते हैं? डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो मॉडरेट टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है किसके लिए? एंजाइम्स के नॉर्मल वर्किंग के लिए। और अगर एंजाइम नॉर्मल वर्क करेंगे तभी कोई रिएक्शन जो है उसकी स्पीड क्या हो पाएगी? इंक्रीज हो पाएगी या तेज हो पाएगी। तो एंजाइम की रेट के लिए भी कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है? टेम्परेचर फैक्टर। और जनरली हम ये जो रेंज डिफाइन करते हैं वो कितनी होती है? 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस जो होती है, ये वाली कौन सी रेंज है? ऑप्टिमम रेंज है टेम्परेचर की, जहां पर एंजाइम जो है वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल वे में वर्क करते हैं। तो इस टाइप से टेम्परेचर जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड एबॉर्टिक फैक्टर के बारे में बात करते हैं, वो है लाइट। लाइट के बारे में बात करें, अभी हम थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि लाइट का और टेम्परेचर का दोनों का सोर्स कौन है? सन। अब लाइट किसके लिए जरूरी होती है? तो हमें सबको मालूम है कि सबसे बेसिक नीड जो है वो लाइट की क्या है? फोटोसिंथेसिस। और प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसके लिए किसकी जरूरत होती है? लाइट की जरूरत होती है। और पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है
वो किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर डिपेंड है। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और प्लांट जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पर। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए किसकी जरूरत है? लाइट की जरूरत है। तो लाइट एक मेजर एबायोटिक फैक्टर हो गया। किसके लिए रिक्वायरमेंट है? प्लांट के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पर बात आती है, एक टर्म आता है PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR, यानी कि सन से जो लाइट आती है वो उसका जो 50% होता है वो क्या होता है? PAR होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। यानी कि 50% लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होती है? एक्टिव होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? PAR बोलते हैं। ये कितना परसेंट हो गया? 50% हो गया जो सनलाइट था। इसमें से भी प्लांट कितना यूज करते हैं? 2 to 3% यूज करते हैं प्लांट किसके लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो यानी कि सनलाइट का कितना परसेंट? 2-3% जो है वो एंटायर वर्ल्ड के लिए सफिशिएंट है। PAR हो गया 50%, और उसमें से प्लांट कितना यूज कर रहे हैं? केवल 2 से 3%। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ये हमारे पास सबसे बेसिक पॉइंट था, और ये इंपॉर्टेंट भी है, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। PAR होता है और प्लांट कितना यूज करते हैं इसका? 2 से 3%। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो फोटो पीरियड। प्लांट जो है और एनिमल्स वो लाइट के ड्यूरेशन से भी अफेक्टेड रहते हैं, कि कई सारे एनिमल्स जो होते हैं वो दिन में एक्टिव होते हैं, तो कई सारे एनिमल्स जो ऐसे होते हैं वो नाइट में एक्टिव होते हैं। तो लाइट का टाइम पीरियड भी क्या करता है, और लाइट की इंटेंसिटी भी सारे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है। कोई ऑर्गेनिज्म डे में एक्टिव होगा, कोई नाइट में एक्टिव होगा। तो फोटो पीरियड उसकी लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन भी अफेक्ट करते हैं किसको? ऑर्गेनिज्म को। तो ये दूसरा एबायोटिक फैक्टर हो गया जो आपको ध्यान में रखना है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाली वो बात है, वो है PAR। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मेजर एबायोटिक फैक्टर, वो है वाटर। अब हम वाटर की बात करते हैं तो इवोल्यूशन प्रोसेस जो है वो कहां से स्टार्ट हुआ है? वाटर से ही स्टार्ट हुआ है। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट है वो कहां से शुरू हुआ है? वाटर से शुरू हुआ है। पहले ऑर्गेनिज्म वाटर वाला डेवलप हुआ, उसके बाद जो है वो लैंड पर आना शुरू हुआ। हम देखते हैं तो अगर एनिमल किंगडम में भी देखें तो पॉरीफेरा से लेकर अगर प्रोडेटर तक हम आए तो वाटर से लैंड की ओर आते हैं। और प्लांट में अगर हम बात करें तो वहां पर भी ब्रायोफाइट से लेकर हम एंजियोस्पर्म तक आते हैं, तो वो वाटर से लैंड की ओर आते हैं। तो इवोल्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ है? वाटर से ही शुरू हुआ है। वाटर मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, और साइटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट क्या है? वाटर। इसलिए वाटर मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और मेटाबॉलिज्म जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो वाटर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लांट में, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और प्लांट जो है जितना वाटर लेते हैं उसका कितना परसेंट यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? ओनली 1%। रिमेनिंग जो 99% जो वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन लॉस हो जाता है। ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में जो है वो लॉस हो जाता है। यानी कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट कितना यूज करते हैं वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए? ओनली 1%।
और 99% जो होता है वो क्या हो जाता है, वापस इवेपोरेट वाटर वेपर्स की फॉर्म में एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। उसी टाइप एक पॉइंट ये भी आता है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनमें जो है वाटर, ऐसा नहीं है कि वो वाटर में सर्वाइव कर रहे हैं तो उनमें वाटर की कोई कमी नहीं होगी, है ना। तो ऐसा गलत है, क्योंकि वो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है उनमें भी वाटर जो है वो डेफिशिएंट हो सकता है, क्योंकि वो क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है, सॉल्ट कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। यानी कि ऑस्मोटिक जो ऑस्मो रेगुलेशन वाली जो बात आती है उसके उसके अंदर क्या कंसीडर करते हैं, सॉल्ट की कंसंट्रेशन। इस सॉल्ट कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है वाटर। जैसे कि दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूरिहेलाइन और दूसरा है स्टेनोहेलाइन। यूरिहेलाइन क्या है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सॉल्ट की वाइड रेंज में सर्वाइव कर जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूरिहेलाइन बोलते हैं। और जो सॉल्ट की नैरो रेंज में सर्वाइव करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेनोहेलाइन बोलते हैं। तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे यहाँ पर वाटर से रिलेटेड, यूरिहेलाइन है, स्टेनोहेलाइन। यूरिहेलाइन तो हो जाएंगे वाइड रेंज में सर्वाइव करने वाले, और स्टेनोहेलाइन हो जाएंगे नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन में सर्वाइव करने वाले स्टेनोहेलाइन। ये दो ही टर्म हमने टेम्परेचर में पढ़ी थी, यूरिथर्मल है, स्टेनोथर्मल। उस टाइप से सॉल्ट में भी है यूरिहेलाइन है, स्टेनोहेलाइन। ये हमारे पास तीन एबायोटिक फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ फैक्टर की, वो है सॉइल। सॉइल की बात करें, सॉइल मेजर एबायोटिक फैक्टर है, और सॉइल की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं पीडोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पीडोलॉजी, कहलाता है सॉइल की स्टडी। अब सॉइल की बात करें तो प्लांट्स जो है उनके लिए क्या है, सॉइल की मेजर रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, सॉइल की जरूरत होती है। और उसमें भी क्या जरूरी है, किसी भी एरिया में वेजिटेशन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो सॉइल का मिनरल कंपोजिशन कैसा है, उसकी पीएच कैसी है, ग्रेन साइज क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, एरेशन कैपेसिटी, एयर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है। ये सारे फैक्टर क्या डिफाइन करते हैं, वेजिटेशन को डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, कि किसी भी एरिया में वेजिटेशन ज्यादा होगा कम होगा वो सॉइल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। और सॉइल की क्वालिटी में क्या क्या चीजें आती है, मिनरल कंपोजिशन, सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट है या नहीं। उसके बाद उसकी पीएच पर भी डिपेंड करता है कि पीएच ज्यादा है या कम है या न्यूट्रल पीएच है। ग्रेन साइज, पार्टिकल साइज ज्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए और पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को कितना होल्ड कर सकता है, और एयर होल्डिंग कैपेसिटी, अगर पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा छोटी होगी तो उसमें वाटर लॉगिंग और एयर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वाटर लॉगिंग वाली प्रॉब्लम होगी। उसी जैसे बहुत ज्यादा पार्टिकल साइज बड़ी होगी तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इस टाइप से ये जो मेन सॉइल जो है उसमें ये वाले इसके फैक्टर्स है, इन फैक्टर्स के द्वारा अफेक्ट करता है क्या, प्लांट वेजिटेशन। उसके अलावा एक और फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या है, तो प्लेट्स की फॉर्म में जो लैंड सरफेस है वो कैसा है, मतलब ऐसा प्लेन है, फिर उसके बाद जो लाइन बनी हुई होती है, जो ढलान जो बना हुआ होता है वो क्या कहलाता है, टोपोग्राफी कहलाता है। और वो भी क्या करता है, वहां पर वेजिटेशन को डिफाइन करता है कि वेजिटेशन कैसा है।
ये हमारे पास सॉइल की बात होगी। इसमें एक पॉइंट और है लास्ट, लोम सॉइल। ये जो सॉइल होती है वो सबसे बेस्ट सॉइल होती है इसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। तो कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छी सॉइल जो होती है वो होती है लोमी सॉइल, लोम सॉइल। तो सॉइल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सॉइल की स्टेट फिजियोलॉजी कराती है, और जो वेजिटेशन होता है वो किन पर डिपेंड करता है, मिनरल कंपोजिशन, पीएच, क्लेम टाइप, वाटर बॉडी कैपेसिटी, एरोमेटिक कैपेसिटी और टोपोग्राफी। और सबसे अच्छी सॉइल जो होती है कल्टीवेशन के लिए कौन सी होती है, लोमी सॉइल जो होती है वो बेस्ट सॉइल होती है किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। तो ये हमारे पास चार, फोर जो है वो मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। फर्स्ट मेजर एबायोटिक फैक्टर था हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर क्या है, तो टेम्परेचर कैसे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है, तो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, तो उस हिसाब से उसका मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड रहता है। दूसरा जो फैक्टर था वो हमारे पास क्या था, लाइट, फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड रहता है। तीसरा वाटर, मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, साइटोप्लाज्म का मेन कंपोजिशन है। और फोर्थ फैक्टर क्या है, सॉइल। तो ये फोर मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स जो है कैसे सर्वाइव करते हैं और कौन कौन से टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटर्स की। हमें ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला है रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स को पढ़ने से पहले एक टर्म आता है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस किसे कहते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर पाते हैं। कांस्टेंट मेंटेन करना, बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करना ही क्या कहलाता है, होम्योस्टैसिस कहलाता है। जैसे कि हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये कांस्टेंट होता है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो कांस्टेंट करना जो होता है, वो कांस्टेंट करने की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस। अब इसी पर सबसे बड़ा टर्म आता है रेगुलेटर। रेगुलेटर्स कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, तो वो ऑर्गेनिज्म जो होम्योस्टैसिस मेंटेन कर पाते हैं, यानी कि जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख पाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, रेगुलेटर्स बोलेंगे। तो रेगुलेटर्स कौन से ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, तो वो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर पाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रेगुलेटर्स। इसमें दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स जो है वो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट करने में सक्षम होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटर्स बोलते हैं। सेकंड, दूसरी टाइप के जो होंगे वो होंगे कॉन्फॉर्मर्स। कॉन्फॉर्मर्स किसे कहेंगे, तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है वो एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ में चेंज होता है, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नियरली ऑल बर्ड्स, प्लांट तो सारे हो गए, और 99% जो एनिमल्स होंगे वो क्या है, कॉन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। मतलब इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फॉर्मर्स बोलते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ रेंज तक तो अपना इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर पाते हैं, उसके बाद वो मेंटेन नहीं कर पाते इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट, उन्हें बोलते हैं हम पार्शियल रेगुलेटर। और जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंटल बॉडी टेम्परेचर के साथ में चेंज होता है, उनको हम क्या बोलते हैं,
कॉन्फॉर्मर्स। तो सारे के सारे प्लांट्स और 99% एनिमल्स जो होते हैं उनमें बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ में चेंज होता है। जैसे बाहर का टेम्परेचर कम हुआ तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका बॉडी टेम्परेचर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। वो क्या कहलाते हैं? कॉन्फॉर्मर कहलाते हैं। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है माइग्रेट। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जिनमें होमियोस्टेसिस, जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते, वो कैसे अपने आप कैसे सर्वाइव करते हैं? तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मूव फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू मोर सुटेबल हैबिटेट। स्ट्रेसफुल हैबिटेट से वो एक सुटेबल हैबिटेट में जाते हैं। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। वो माइग्रेट करके जो है वो क्या करते हैं? अपने स्ट्रेसफुल कंडीशन को वहां से एस्केप करते हैं और वो सर्वाइव करने में सक्षम रहते हैं। तो वो क्या कहते हैं? माइग्रेट माइग्रेट एनिमल कहलाते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाता है? माइग्रेशन। यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर वो स्ट्रेसफुल कंडीशन से बच जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन बर्ड्स जो होते हैं साइबेरिया से कहां पर जाते हैं? राजस्थान, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान के अंदर वो वहां पर जाते हैं विंटर सीजन में। तो जो है वो कोल्ड कंडीशन को एस्केप करने के लिए वो इतना दूर तक वहां पर ट्रेवल करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। यानी कि जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पा रहा है वो कैसे सर्वाइव करेगा एनवायरनमेंट के अंदर? तो वो माइग्रेट करके भी एक जगह से दूसरी जगह जाकर भी वो सर्वाइव कर सकता है। मतलब क्या ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट के लिए कैसे रेस्पॉन्स दे रहा है वो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ना। रेगुलेटर्स हो गए वो खुद ही अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं तो उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। कॉन्फॉर्मर्स में फिर उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी होगी क्या? माइग्रेशन की, वो माइग्रेट करके सर्वाइव कर जाए। और फोर्थ है सस्पेंड। सस्पेंड क्या होगा? तो स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी क्या कहलाएगा? सस्पेंड कहलाएगा। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो होमियोस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पा रहे, उनके पास क्या ऑप्शन होगा? एक तो माइग्रेशन का ऑप्शन होगा। अगर वो माइग्रेशन में भी जो है वो क्या है, माइग्रेट भी नहीं कर पा रहे हैं तो उनके पास में एक और ऑप्शन होता है वो है सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब हो गया स्टेज ऑफ इनएक्टिव। वो एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाएंगे किस कंडीशन में? स्ट्रेसफुल कंडीशन में। और जब वो स्ट्रेसफुल कंडीशन ओवर हो जाएगी तब वो वापस क्या हो जाएंगे? उस वापस एक्टिव स्टेज में आ जाएंगे। तो स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी क्या कहलाता है? सस्पेंड कहलाता है। जैसे डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी की हम बात करें तो वो भी क्या है? सस्पेंड स्टेट। क्योंकि वहां पर अगर उन्हें वाटर मिनरल सॉइल नहीं मिल रहा है तो वो डॉर्मेंट स्टेट में चले जाएंगे। फिर से जब उन्हें हम सॉइल वाटर देंगे और नॉर्मल टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगा? सीड वहां पर क्या होगा? जर्मिनेट हो जाएगा। तो सस्पेंड क्या होगा? स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी। तो सीड डॉर्मेंसी हो गया पहला। दूसरा हो जाएगा हाइबरनेशन, जिसको हम बोलते हैं विंटर स्लीप। विंटर की जो कोल्ड कंडीशन जो है उसको जो है एस्केप करने के लिए
जो है वो इस इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइबरनेशन बोलेंगे। तो विंटर स्लीप को हम क्या बोलेंगे, हाइबरनेशन। इसमें जनरली एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर पोलर बियर्स की हम बात करेंगे। तो स्टेज ऑफ इनएक्टिव विंटर स्लीप हो गया। उसके बाद आते हैं एस्टाइलेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, समर स्लीप। अगर समर को एक्टिव करना है तो उसके लिए वो इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं और उसको अपन क्या बोलेंगे, वहां पर क्या टर्म लेंगे वहां पर, एस्टिवेशन। तो विंटर स्लीप हो गया हाइबरनेशन और समर स्लीप क्या हो गया, एस्टिवेशन। मतलब इनएक्टिव स्टेज में चले जाना ये क्या कहलाता है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, विंटर स्लीप एंड समर स्लीप। और इसके बाद आते हैं छोटे एनिमल्स के लिए क्या कहलाता है, यही जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में इनएक्टिव हो जाना क्या कहलाता है, छोटे एनिमल्स में डाइपोज कहलाता है। स्मॉल एनिमल्स के लिए वो क्या कहलाएगा, डाइपोज। और बाकी यहाँ पर ये क्या है, हाइबरनेशन है, एस्टिवेशन। ये हमारे पास क्या हो गए, रेस्पॉन्सेज हो गए किसके, ऑर्गेनिज्म के, वो किस टाइप से रेस्पॉन्स करता है और कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो रेगुलेटर्स और कॉन्फॉर्मर, उसके बाद जो है वो उनके रेस्पॉन्सेज क्या होंगे, तो माइग्रेशन और सस्पेंशन, सस्पेंडेड स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, वो है एडेप्टेशन। सर सर डेट चैनल के बारे में तो एडेप्टेशन है, हम उसको नेक्स्ट कल लेक्चर कल पढ़ेंगे एडेप्टेशन के बारे में। अभी जो हमने पढ़ा एक बार मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या समझा है। तो सबसे पहले तो हमने समझा है कि इकोलॉजी की जनरल डेफिनेशन, इकोलॉजिकल हायरार्की सिंपल टर्म। फिर उसके बाद मेजर एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर। ये बहुत सिंपल सी टर्म्स है, इनको एक बार बुक से आपको रीडिंग करना है या फिर जो भी मैटेरियल जहाँ से भी दिखता है वहां से आप एक बार रिवाइज करें। बहुत सिंपल सी टर्म्स जो है वो हमने पढ़ी है। और जो इम्पोर्टेंट वाली जो टर्म थी मैंने वो लाइट में, सॉइल में वहां पर बता दी थी। उसके बाद हम कल हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू। नहीं होगा। ओके, ये लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर विल बी फॉर फिजिक्स, इट विल स्टार्ट इन मिनट।